चलिए देख लेते हैं सीआरबीआई। नया चैप्टर है आज। चलिए देख लेते हैं सीआरबीआई। नया चैप्टर है आज। हाँ, चैप्टर नंबर 14 हमने देखा, जो इंट्रोडक्शन था अबाउट इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी एंड एवरीथिंग। अब जो एक्ट है अपना आईबीसी 2016, स्पेसिफिक टॉपिक्स जो है अब शुरू करेंगे। हमने स्टार्टिंग में ना इंट्रोडक्शन में देखा कि टोटल 255 सेक्शंस हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीजों को उन्होंने एनलिस्ट किया हुआ है। और थोड़ा बहुत आपको चैप्टर 14 का कंटेंट भी साथ में देखना पड़ेगा, तो मैं अच्छे से रिलेट करा पाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो दोनों नोट्स को एक बार साथ में रिफर करना। चैप्टर 14 में ना पेज नंबर 6 है, वो देखना। उस पर आपको दिया था कोड को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया। उसमें 5 पार्ट्स में से जो सेकंड पार्ट है, दैट इज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट पर्सन, कंपनीज। तो कंपनीज का अगर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन करना है या लिक्विडेशन करना है, तो आपको आईबीसी के सेकंड पार्ट पे जाना पड़ेगा। और उसमें जो सेक्शंस दे रखे हैं उसके बेसिस पे प्रोसेस होगा। अभी जो अपना ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 जो स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, उसमें पार्ट 2 के सेक्शंस फॉलो होने वाले हैं, क्योंकि हम कंपनीज के रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं वैसा है। इंट्रोडक्शन में आप देखोगे चैप्टर 15 में, तो आइडिया वही है जो कल हम बात कर रहे थे कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में जाती है, तो सबसे पहला हमारा अप्रोच ये रहता है कि उसको बचाना कैसे। लिक्विडेशन इज द लास्ट रिसोर्ट। और वही बात यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में पहले पेज पे मिलेगी। तो रिपीट टॉपिक है, आप रीड करोगे तो भी चल जाएगा, तो वापस मैं उसी चीज को रीड नहीं करवा रहा हूँ। पेज नंबर 2 पे देख लो नेक्स्ट। वहां पे वही रेफरेंस आ गया कोड के 5 पार्ट्स का, जिसमें पार्ट 2 की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं, जो कंपनीज को रिलेट करता है। अब पार्ट 2 में भी ना अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं, फर्दर बाइफर्केशन। प्रिलिमिनरी चैप्टर है, फिर सीआईआरपी का चैप्टर है, लिक्विडेशन का प्रोसेस है, ये सब दे रखा है। रिजोल्यूशन प्रोसेस के भी अलग अलग टाइप होते हैं, एक प्री पैकेज्ड आईआरपी बोलते हैं, एक आपका फास्ट ट्रैक आईआरपी आएगा, फिर कंपनीज का वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन आएगा, बहुत सारी चीजें हैं। उसमें से हम इस चैप्टर में जो देखेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4। सीआईआरपी प्रोसेस पूरा सीखेंगे कैसे होता है, और फास्ट ट्रैक प्रोसेस कैसे होता है। ये दो चीजों के ऊपर फोकस इस पर्टिकुलर चैप्टर में रहेगा। तो पूरे आईबीसी का एक ये मेजर या बड़ा चैप्टर है, इसके हिसाब से कंटेंट भी काफी सारा है, और बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में सीखने को मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशंस के लिए हमें चैप्टर नंबर 14 को बीच बीच में रेफर करना पड़ेगा, तो वो भी साथ साथ में मैं आपको रिलेट कराता जाऊंगा। पेज नंबर 3 पे आ जाओ अपने चैप्टर नंबर 15 में। यहाँ पे बोला हुआ है सेक्शन 4 का रेफरेंस। सेक्शन 4 आपको ये बता रहा है कि भाई पर्टिकुलरली आईबीसी में मैटर कब जा सकता है। कुछ मॉनिटरी लिमिट्स लगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज हर छोटा मोटा मैटर अगर आप सीधा ट्रिब्यूनल के पास ले जाओगे, तो ट्रिब्यूनल का भी टाइम वेस्ट होगा। तो इन्होंने मॉनिटरी लिमिट दे रखी है कि जो इंसॉल्वेंसी का मैटर है, या जो डेट का मैटर है, डिफॉल्ट का मैटर है, अगर वो 1 करोड़ रुपए का हो, ठीक है, तो ही आपको आईबीसी में जाना है। इससे छोटे मैटर की बात यहाँ पे नहीं होगी। कोर्ट शैल अप्लाई टू द मैटर्स रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी वेयर द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज रुपीज 1 करोड़। जब कोड आया था, तो इन्होंने स्टार्टिंग में लिमिट रखी थी 1 लाख। फिर इसमें ना नीचे ये प्रोविजो में लिखा था कि अगर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बढ़ा सकती है, और बढ़ा के कहाँ तक लेके जा सकती है, 1 करोड़ तक। वो लिमिट इन्होंने बढ़ा दी, और ये कोविड के टाइम पे हुआ था। डेट देख लो, मार्च 2020। कोविड के टाइम पे लिमिट बढ़ा दी। पूरा यार, हर छोटे मोटे मैटर को अभी आप आईबीसी में लेके मत जाओ ट्रिब्यूनल में, वो दूसरी तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर डिफॉल्ट का मैटर अगर 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, तो फिर आप आईबीसी में लेके जा सकते हो। तो ये एलिजिबिलिटी या एंट्री का क्राइटेरिया हो गया, वो आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा। अब कंपनीज को वाइंड अप करने के जो तरीके हैं, जो पुराने एक्ट में दे रखे थे, उसमें बहुत सारे मोड्स थे, अलग अलग तरीके थे। उसमें एक जो मेथड है, 6 में से एक मोड है ना, उसको इन्होंने शिफ्ट कर दिया आईबीसी में, और बाकी के सारे तरीके कंपनीज एक्ट में ही रहने दिए वैसा। अब कौन सा वाला यहाँ पे शिफ्ट किया, जो मोस्ट ऑब्वियस वाला है, कि कंपनी को वाइंड अप करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि पैसे नहीं।
डेट बढ़ चुका है और असेट्स कम है, तो वो वाला अगर रीजन हो तो आईबीसी के थ्रू उसको गवर्न करेंगे। बाकी के जैसे वॉल्यूंटरी और कोई तरीके से वाइंडिंग अप हो रहा है जहाँ डेट्स वेट्स का मैटर नहीं है, तो कंपनीज एक्ट 2013 में भी उसके प्रोविजंस दे रखे हैं। टाइम के साथ आगे बढ़ेंगे तो उस चीज को अपन पढ़ने वाले हैं। उसके साथ वहां पे अगेन इन्फॉर्मेशन आ गई, कुछ रूल्स बनाए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी रूल्स 2016, इसका रेफरेंस आपको इन बिटवीन मिलता रहेगा। और आईबीबीआई ने कुछ रेगुलेशंस बनाए जिसको अपने सीआईआरपी रेगुलेशंस 2016 बोलेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के नाम बताए गए हैं जो अपने सिलेबस में कवर अप होने वाले हैं। अब टेक्निकली आगे बढ़ेंगे कि भाई ये सीआईआरपी का जो प्रोसेस है वो शुरू कैसे होता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये बोला कि एग्जैक्टली ये प्रोसेस है क्या, मतलब क्या कर रहे हो सीआईआरपी में। मैं एकदम बेसिक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि वो टेक्निकल चीजों को पढ़ते टाइम आपके माइंड में रहना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। सीआईआरपी प्रोसेस का सिंपल मतलब ऐसा है कि भाई कंपनी में जिन क्रिएटर्स के पैसे लगे, जिनका पैसा फंसा हुआ है, उनका पैसा उनको डूबता हुआ नजर आ रहा है कि यार अगर कुछ नहीं किया हमने तो पैसे डूब जाएंगे। अब वो पैनिक हो रहे हैं। अब पैनिक हो रहे हैं ना, तो वो जा रहे हैं ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल को जाके बोला कि सर कंपनी डूब रही है, लॉसेस में जा रही है, इंसॉल्वेंसी का फेज आ चुका है, कुछ करो, इनको बचाओ। ठीक है, अब ट्रिब्यूनल बोलेगा ठीक है, हम कुछ इनिशिएटिव लेते हैं इसके लिए। इनिशिएटिव में क्या करेंगे, भाई मीटिंग्स बुलाएंगे, क्रेडिटर्स मेंबर सबको बिठाएंगे, सबसे बात करेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे कंपनी को बचाए कैसे, क्या चेंजेस करें या रिफॉर्म्स करें जिससे कंपनी फाइनेंशियली वापस ट्रैक पे आ सके। तो इस चीज के लिए हमें प्रोसीजर स्टार्ट करना है। तो सीआईआरपी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, इसका सिंपल मतलब ये है कि अब कंपनी को बचाने के लिए जो हमें करना है ना, वो प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। अब इसके लिए इनिशिएटिव कौन लेगा, किसके पास जाएगा, कितने दिन में काम होगा, कैसे मीटिंग्स होंगी, वो क्या प्रोसीजर होता है, वो आपको यहाँ पे समझा। तो ये माइंड में क्लियर होगा तो चीजें अपने आप रिलेट होती जाएंगी। अब सीआईआरपी प्रोसेस जो है उसके लिए एप्लीकेशन कहाँ फाइल होती है, तो भाई ट्रिब्यूनल में, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विच इज एनसीएलटी, कल हमने बात किया था। लेकिन एप्लीकेशन कौन कर सकता है, तीन नाम दे रखे हैं। एक बोला फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक दूसरा बोला ऑपरेशनल क्रेडिटर, और तीसरा कॉर्पोरेट डेटर। अब यहाँ पे आपको ये नए नए वर्ड्स मिलेंगे तो मुझे पहले उसकी डेफिनेशन आपको बतानी पड़ेगी कि एग्जैक्टली कौन होते हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूँ कॉर्पोरेट डेटर की। कॉर्पोरेट डेटर मतलब कंपनी खुद जो इंसॉल्वेंसी वाला इशू फेस कर रही है उसको बोलेंगे कॉर्पोरेट डेटर, सिंपल टर्म्स में। डेफिनेशन आपको चाहिए तो चैप्टर नंबर 14 में पेज नंबर 23, उसको आप रेफरेंस के लिए ओपन रखो तो साथ साथ में पता चलता जाएगा। पेज नंबर 22-23, वहां पे जो डेफिनेशंस है उसका आपको एक पहले बेसिक और बता दूं साथ में। हम जो ये पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा लिख के समझा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम जो पढ़ रहे हैं ये आईबीसी का कौन सा पार्ट है, पार्ट 2। पार्ट 2 किस चीज को रिलेट करता है, सीआईआरपी प्रोसेस फॉर कंपनीज या कॉर्पोरेट्स, यही बात हो रही। अब जो डेफिनेशंस की बात हो रही है, आईबीसी में डेफिनेशंस अलग अलग सेक्शंस में है। तीन सेक्शन में, एक सेक्शन नंबर 3, एक सेक्शन नंबर 5, और तीसरा है सेक्शन नंबर 79। आईबीसी कोड में तीन सेक्शन में डेफिनेशन है। तो तीन तीन अलग अलग सेक्शन क्यों बनाए डेफिनेशन के लिए, एक साथ भी रख सकते थे। पार्ट वाइज जो है सेक्शन नंबर अलग यूज होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस अपन जो पार्ट 2 पढ़ रहे हैं ना, पार्ट 2 में आप जितने भी वर्ड्स पढ़ोगे, जैसे कॉर्पोरेट डेटर है, ऑपरेशनल क्रेडिटर है, फाइनेंशियल क्रेडिटर है, इन सबकी डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 5 में। समझ आए, अलग अलग 5 पार्ट्स है ना, तो हर पार्ट की डेफिनेशन अलग अलग सेक्शन में है। तो जो पार्ट आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो उसका रेलेवेंट सेक्शन आपको पकड़ना पड़ेगा। तो अभी हम जब ये पार्ट 2 पढ़ रहे हैं पूरा सीआईआरपी, जो भी वर्ड्स की डेफिनेशन चाहिए हम कौन सा सेक्शन रेफर करेंगे, सेक्शन नंबर 5, और वो अभी आपको मैं टैली करवा दूँ। अब देखो चैप्टर नंबर 14 जो अपना चल रहा था, उसमें आप जो पेज 22-23 पे आए, उसमें आपको दिखेगा डेफिनेशंस इन सेक्शन 5 ऑफ द कोड लिखा है। टाइटल देख लो उसका, पेज 22 पे। हाँ, चैप्टर नंबर 14 डेफिनेशंस का टॉपिक, उसमें पेज नंबर 22 मिला। वहां पे देखो टाइटल में क्या लिखा है, डेफिनेशन इन सेक्शन 5 ऑफ द कोड। पहली लाइन पढ़ो, सेक्शन 5 बिलोंग्स टू पार्ट 2 ऑफ द कोड विच लेज डाउन प्रोसीजर फॉर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन टू बी फॉलोड इन केस ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस, मतलब कंपनीज। तो हमारे लिए इस टॉपिक में रेलेवेंट डेफिनेशन सेक्शन सेक्शन 5 है। तो अभी हमें फिलहाल सेक्शन 3 और सेक्शन 79 से कोई मतलब नहीं। जब बाकी पार्ट्स पढ़ेंगे तब उनमें वो सेक्शन की रेलेवेंसी होगी, तब उसको फॉलो करेंगे। तो क्या कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि 3 में जाऊं कि 79 में जाऊं या 5 में, ये अभी 5 में ही देखना है।
तो इस टॉपिक में सारी डेफिनेशन आपको सेक्शन 5 में मिल जाएगी। वैसा अब इसमें जो टर्म्स की बात हो रही है, जैसे बोला कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट डेटर मतलब वो कंपनी खुद जो इंसॉल्वेंसी फेस कर रही है, ठीक है, तो वो लोग खुद से भी ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अब ऐसा कैसे होगा? भाई कंपनी का मैनेजमेंट जो कंपनी चला रहा है, उन्होंने सारे हाथ पांव मार लिए, पूरा कोशिश कर ली कंपनी को बचाने की, लेकिन अब मैनेजमेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ, अभी एक बार उसको छोड़ दो, आप पॉइंट सुन लो, फिर मैं रेफरेंस देता हूँ कहाँ से कहाँ जाना है। कॉर्पोरेट डेटर को इन जनरल समझा रहा हूँ कि वो कंपनी खुद है जिसके ऊपर इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम आ गया, तो कंपनी कंपनी का मैनेजमेंट खुद ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं कि हमने पूरी कोशिश कर ली, अब हमसे कंपनी चलाई नहीं जा रही, हमें नहीं लग रहा कि हम इसको बचा पाएंगे, तो भाई हमारी मदद करो। तो ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन करने का काम कॉर्पोरेट डेटर खुद से भी कर सकता है। और अभी अपने सिंपल वर्ड्स में कॉर्पोरेट डेटर का मतलब कंपनी, इससे ऊपर कुछ नहीं। दूसरी जो बाकी पार्टीज है, एक बोला फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक बोला ऑपरेशनल क्रेडिटर। इन वर्ड्स को भी पहले बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर का मतलब वो है जिसने कंपनी को फाइनेंशियल डेट प्रोवाइड किया। फाइनेंशियल डेट का मतलब है पैसे उधार पे दिए यूज करने के लिए, अब उसके पैसे कंपनी में फंस गए, तो उसको हो रही है टेंशन, बोले यार ऐसे तो कैसे काम चलेगा। ट्रिब्यूनल के पास जाके बोलते हैं कुछ मदद करो, कंपनी को बचाओ, नहीं तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। तो ये लोग कौन है? फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब क्रेडिटर्स में एक और कैटेगरी, उसको बोलते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर। बोला फाइनेंशियल और ऑपरेशनल में फर्क क्या? ऑपरेशनल क्रेडिटर वो है जिन्होंने पैसे उधार नहीं दिए, लेकिन वो बिजनेस कर रहे हैं आपके साथ, जैसे गुड्स पे, मतलब जो गुड्स होते हैं वो क्रेडिट पे दे दिए, या सर्विसेज आपको क्रेडिट पे प्रोवाइड कर दी, इसका पेमेंट बाद में कर देना। जो आपके रॉ मटेरियल सप्लायर्स है, तो रॉ मटेरियल सप्लायर आपको क्रेडिट पे गुड्स दे रहा है, तो अभी गुड्स ले जाओ, पेमेंट बाद में करना। ये है आपका ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो इसने आपको डायरेक्ट पैसा नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, जिसका भी पेमेंट लेना बाकी है, और अब वो वरीड है कि उसके पैसे वापस आएंगे कि नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो ये तीन पार्टीज में से कोई भी जाके एनसीएलटी में या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में एप्लीकेशन कर सकता है कि भाई सीआईआरपी शुरू करो और कंपनी को बचाने का प्रोसेस स्टार्ट करो, बिकॉज हमें लग रहा है कि अभी और वेट किया तो पैसे डूब जाएंगे। बेसिक क्लियर? ठीक है। अब इसमें जो डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ सेक्शन 5 में, उसमें से हमें कौन से टर्म्स पहले क्लियर करने? कॉर्पोरेट डेटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ये तीन टर्म्स हैं। तो इनकी जो लैंग्वेज है उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो कॉर्पोरेट डेटर वाले में तो जितना मैंने आपको बोला उतना ही है, टेक्निकल डेफिनेशन अपने को देखनी है तो वो देख लो फाइनेंशियल क्रेडिटर और फाइनेंशियल डेट की। वो आपको डेफिनेशन के चैप्टर 14 में मिलेगा, पेज नंबर 24 एंड 25। मिला? 6 नंबर का पॉइंट है, देखो सेक्शन 5 उसका सब सेक्शन 7, पेज 24, फाइनेंशियल क्रेडिटर। उसमें क्या बोला? एनी पर्सन टू होम अ फाइनेंशियल डेट इज ओड एंड इंक्लूड्स अ पर्सन टू होम सच डेट हैज बीन लीगली असाइंड टू और ट्रांसफर्ड टू। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर वो है जिसने कंपनी को फाइनेंशियल डेट दिया है। तो फिर बोले भाई फाइनेंशियल डेट क्या होता है, वो बता दो तो समझ में आए। तो नेक्स्ट डेफिनेशन वही अगले पेज पे देखो, फाइनेंशियल डेट का मतलब समझाया हुआ है। It means a debt along with interest, if any, which is disbursed against the consideration for the time value of money. इन शॉर्ट किसी ने आपको पैसे ब्याज पे उधार दिए, तो वो क्या है? वो है फाइनेंशियल डेट। सिंपल, तो एक लाइन में बात खत्म हो गई। फिर उसमें ना एंड इंक्लूड्स करके लिखा है, इंक्लूजन वाली डेफिनेशन। अब ये जो इतने सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, उसमें उधार कौन कौन से नाम से दिया जा सकता है उसकी लिस्ट है। ठीक है, कोई सिक्योरिटी ऑफर की होगी या कुछ होगा, तो वैसे पॉइंट्स आ जाएंगे। पॉइंट्स भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर इतने सारे पॉइंट्स है तो क्वेश्चन बना दे वो भी पॉसिबल है। पहला बोला मनी बोरोड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सीधा हिसाब है, पैसे ब्याज पे लिए इंटरेस्ट चुका देंगे, फाइनेंशियल डेट। एनी अमाउंट रेज्ड बाय एक्सेप्टेंस अंडर एनी एक्सेप्टेंस क्रेडिट फैसिलिटी और इट्स डीमटेरियलाइज्ड इक्विवेलेंट। क्रेडिट फैसिलिटी के नाम से पैसा दे दिया, जैसे बैंक से अपन ओवरड्राफ्ट लेते हैं या बैंक से कैश क्रेडिट लेते हैं, वो क्या होता है? क्रेडिट फैसिलिटी। तो बैंक वाला आपको उधार ही दे रहा है। एक होता है कि लोन दे दिया कि लो 10 लाख रुपए ले जाओ, एक होता है 10 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट दे दिया, जितना यूज करना है करो उसमें से। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोन एंड क्रेडिट। कुछ आइडिया इसमें क्या फर्क है? बैंक लोन और कैश क्रेडिट फैसिलिटी में क्या फर्क है? हाँ, और कैश क्रेडिट में? हाँ, तो उसमें ब्याज कितने अमाउंट पे लगता है? पूरे अमाउंट पे लगेगा या जितना यूज करेंगे, जितना यूज करेंगे उस पर? ठीक है। लोन में ऐसा है कि मैं बैंक से 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा लूँ, तो मैं वो 10 लाख को पड़ा रहने तो अकाउंट में, तो भी इंटरेस्ट तो भरना ही है। लेकिन अगर कैश क्रेडिट लिया है 10 लाख का, तो उसमें से जितना मैंने पेमेंट किया ना थर्ड पार्टी को, उतने पे इंटरेस्ट लगता है और वो मंथली कैलकुलेट होता है। तो इट इज अ चीपर ऑप्शन एज कम्पेयर टू अ फिक्स लोन या टर्म लोन, वैसा है। तो आप किसी भी नाम से पैसे ले लो, लोन ले लो या क्रेडिट फैसिलिटी या ओवरड्राफ्ट, वो फाइनेंशियल डेट में आ जाएगा। एनी अमाउंट विच इज रेज परसुएंट टू एनी नोट, परचेज फैसिलिटी, इशू ऑफ बॉन्ड्स,
वो यार बॉन्ड्स, डिबेंचर, सब डेट के अलग अलग नाम है, अपना कंपनी लो याद कर लो। डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, सबका अल्टीमेट गोल तो एक ही है, पैसा उधार चाहिए और ब्याज दे देना, भले किसी भी नाम से रेज कर रहे हो। ये एग्जैक्टली वही पॉइंट्स है। लीज हायर परचेज वाला पॉइंट भी आ गया। हायर परचेज में भी वही था, बैंक से लोन लेते हो ना, दैट इज हायर परचेज अग्रीमेंट। अपने बैंक से लोन लेके असेट खरीदी, गाड़ी खरीदी, तो बैंक वाले को तो चुकाना पड़ेगा ना हर महीने आपको, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइनेंशियल डेट। नेक्स्ट पॉइंट में है रिसीवेबल्स सोल्ड और डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटिंग, कुछ आइडिया क्या होता है? रिसीवेबल सोल्ड और डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग। किसी और से बिल रिसीव कराना, बैंक को दे दिया, कमीशन चार्ज करके बैंक ने अपने को पैसा दे दिया, लेकिन अब बैंक जाके वो थर्ड पार्टी से रिकवर करेंगे, ये वैसी बात हो गई। तो कहीं ना कहीं उसमें भी ये है ना कि अगर बाद में थर्ड पार्टी ने पैसा नहीं दिया तो बैंक वाला क्या करेगा? अपने को आके बोलेगा कि नहीं बोलेगा? नहीं, डिपेंड करता है, दोनों केस होते हैं उसमें। आपने अगर बिल डिस्काउंटिंग करवाया तो उसमें ऐसा है कि अगर वो थर्ड पार्टी ने बैंक को पैसा नहीं दिया तो बैंक बाद में आके आपको भी अप्रोच कर सकती है कि भाई आपकी पार्टी तो पैसा ही नहीं दे रही, आपने हमारे साथ फ्रॉड किया, पैसे दो। तो वापस आपके ऊपर वो चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पैसे वापस करो। इसको बोलते हैं विद रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स। ठीक है, वैसा है, इसमें देखो लिखा हुआ है रिसीवेबल्स सोल्ड और डिस्काउंटेड अदर देन एनी रिसीवेबल सोल्ड ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस, वो अंडरलाइन करके रखना। ठीक है। अभी अदर देन में क्या लिखा है? एनी रिसीवेबल सोल्ड ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस। नॉन रिकोर्स बेसिस का मतलब है, मैंने बैंक को पहले ही बोल दिया था कि देखो मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, बिल डिस्काउंट कर लो, ब्याज काट लो और मुझे पैसे दे दो। अब अगर कल को आपका पैसा रिकवर नहीं हुआ, मैं जिम्मेदार नहीं। इसको क्या बोलेंगे? नॉन रिकोर्स। रिकोर्स का मतलब कोई बाद में सॉल्यूशन है नहीं। ठीक है। अब अगर मैंने इसी कंडीशन पे बैंक से बिल डिस्काउंट कराया था और बाद में वो थर्ड पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, तो बैंक वाले मुझे कुछ बोल सकते हैं आके? तो क्या मेरे ऊपर कोई डेट क्रिएट हुआ ऑन द पॉइंट ऑफ डिफॉल्ट? नहीं। मैंने आपसे बिल साइन करा लिया, मैंने बैंक को जाके दिया, बैंक से पैसे ले लिए, मैं बोला इनसे जाके पेमेंट ले लेना, और अगर ये पेमेंट ना दे मुझे फोन मत करना, आपका रिस्क। बैंक ने बोला ठीक है, अग्री किया उन्होंने, नॉन रिकोर्स। अब वो बैंक आपके पास आई, आपने पैसे नहीं दिए, अब बैंक वाला मुझे फोन कर रहा है, बोलो आपकी पार्टी पैसे नहीं दे रही। मैं तो पहले ही बोला था नॉन रिकोर्स है, आपने अग्री किया था, अब वो पैसे दे ना दे मुझे नहीं पता है, आप देख लो, आपका लॉस है। बैंक बोले नहीं हम तो एनसीएलटी में जाएंगे। मैं क्या बोलूंगा? जाओ, आपने खुद अग्रीमेंट में लिख के अग्री किया है कि आप मेरे से पैसे नहीं मांगोगे, नॉन रिकोर्स मेथड है, तो आप सीआईआरपी के लिए जाओ, ट्रिब्यूनल में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए इसको अदर देन में रखा है कि फाइनेंशियल डेट है ही नहीं ना, मेरे ऊपर तो कोई कर्जा है ही नहीं, बैंक को लॉस झेलना है। लेकिन रिकोर्स वाला होता तो जैसे ही आप डिफॉल्ट करते ना, ये मेरे पास आते, और अगर मैं नहीं पैसा चुकाता तो बैंक सीआईआरपी में जा सकती थी, फाइनेंशियल क्रेडिटर। बात समझ आई? इसलिए इसको अदर देन में रखा है, तो अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है ना एफ वाला, वो आप शॉर्ट में लिख लो, एडवांस मनी रिसीव्ड। जितना कट शॉर्ट कर लो उतना अच्छा है। एडवांस मनी रिसीव, बिजनेस में होता है ना भाई, गुड सप्लाई करने हैं इन फ्यूचर, तो एडवांस ले लिया, तो देखा जाए तो वो भी एक तरीके से आप पे डेट क्रिएट हो ही गया ना, फिर या तो गुड सप्लाई करने पड़ेंगे या पैसा वापस करना पड़ेगा। तो वो पॉइंट है, तो वो एडवांस को भी यहाँ फाइनेंशियल डेट में इंक्लूड किया है, ये बेसिक स्टोरी है और कुछ नहीं। उसमें नाम दिया उन्होंने फॉरवर्ड सेल और परचेज अग्रीमेंट, वो आप अंडरलाइन कर सकते हो, वो सेंटेंस में मिलेगा फॉरवर्ड सेल और परचेज अग्रीमेंट। ठीक है, कंडीशन क्लियर। फॉरवर्ड सेल का मतलब ही वही है कि आज कमिटमेंट दे रहा हूँ कि फ्यूचर में सेल करूंगा और उसके बदले एडवांस पैसा ले रहा हूँ, तो मेरे ऊपर कहीं ना कहीं लायबिलिटी तो क्रिएट हुई थी वैसा। एक्सप्लेनेशन में एक और स्पेसिफिक एग्जांपल उसी में, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, मतलब कोई बिल्डर का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होगा, उसमें बोला अलॉटी। अलॉटी का मतलब जिसको प्रोजेक्ट में एक फ्लैट या प्रीमाइसेस अलॉट की जा रही है, अगर उससे कुछ एडवांस लिया है ना, तो वो भी यहाँ फाइनेंशियल डेट में आएगा। तो बिल्डर एडवांस लेके ही आपको अलॉट करेगा ना कि मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, पैसे दे दो, बन जाएगी तो फ्लैट ले लेना। दैट इज एडवांस पेमेंट रिसीव फ्रॉम अलॉटी अंडर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, इट इज ऑल्सो फाइनेंशियल डेट ऑन दैट बिल्डर, ऐसे माना जाए। हाँ, नीचे लिखा है, सेकंड पॉइंट में वही मेंशन किया है कि अलॉटी और ये सब का जो मीनिंग है ना, वो आपको रेरा में से ही मिलेगा। मैटर वही है, रेरा वाला ही। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्डर अगर कंपनी है, जिस जो प्रोजेक्ट बना रही है, बिल्डर कोई सोल प्रोपराइटर तो होगा नहीं, कंपनी होगी, तो वो भी कॉर्पोरेट डेटर हो गया। तो उसने लोगों को फ्लैट बेचे, पैसा ले लिया, बाद में डिफॉल्ट कर दिया, फ्लैट नहीं दिए, तो जो लोग हैं अलॉटीज हैं,
वो लोग भी फिर सीआईआरपी में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पैसा दिया ना, इट इज फाइनेंशियल डेट, तो दे आर टेक्निकली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कैन अप्रोच एनसीएलटी फॉर सीआईआरपी। ठीक है, वो हो सकता है उस बेस पे, इसलिए अपने इनको डेफिनेशन में इंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ना डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है। ये आपने थोड़ा बहुत फाइनेंस और कैपिटल मार्केट पढ़ा होगा ना, तो उसमें होता है वो प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए हम बहुत बार डेरिवेटिव अग्रीमेंट्स कर लेते हैं कि भाई डॉलर रुपी वाला बाद में प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कंडीशन है, तो बोला वो ट्रांजेक्शन्स भी इस कैटेगरी में कवर हो सकते हैं। उसके बाद देखो एच पॉइंट, उसमें एक कंडीशन है, एनी काउंटर इंडेमनिटी ऑब्लिगेशन in respect of a guarantee, indemnity bond, documentary letter of credit, or any other instrument issued by a bank or financial institution. वर्ड है काउंटर इंडेमनिटी ऑब्लिगेशन। इंडेमनीफाई करना मतलब किसी को इंश्योर करना कि कुछ भी नुकसान हुआ तो मेरी जवाबदारी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। काउंटर इंडेमनिटी का मतलब है सामने हम भी कुछ इंडेमनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें तो कैसा हो गया, दो पार्टीज है ना कॉन्ट्रैक्ट में, एक दूसरे को इंडेमनीफाई कर रहा है, दूसरा सिक्योर फील कर रहा है, दूसरा भी पहले वाले को इंडेमनीफाई करेगा। तो कि अगर आपकी वजह से मुझे नुकसान हुआ तो भाई आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और मेरी वजह से आपको नुकसान हुआ तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपने इंडेमनीफाई किया मुझे, मैंने भी आपको इंडेमनीफाई किया, तो उसको बोलते हैं काउंटर इंडेमनिटी गारंटी। ये वैसा टर्म यहाँ पे यूज किया। एक सिंपल सा अपने को एग्जांपल फ्रेम कर लेते हैं। सपोज ऐसा है कि मुझे यहाँ पे ना कुछ काम करवाना था कंस्ट्रक्शन का या फर्नीचर का, तो मैंने ना वो कारपेंटर को हायर कर लिया और उसको बोला कि भाई ये सब काम करना है, ऐसे वैसे पूरा फर्नीचर बनाना है ये सब। और मैंने उसको वार्निंग दी कि देख भाई, तेरी लेबर जो भी यहाँ पे काम करेगी, तो जो मशीन चलाएगा, अगर मेरे प्रीमाइसिस में कुछ डैमेज हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तेरी, मैं नुकसान की भरपाई तेरे से करवाऊंगा। तो उसने बोला ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, अग्रीमेंट में हम लिख देंगे कि अगर हमारी टीम से आपकी प्रीमाइसिस डैमेज होती है तो जो लॉस होगा हम पे करेंगे। फेयर इनफ हो गया, तो उसने इंडेमनीफाई कर दिया मुझे। अब वो भी सामने बोल रहा है, बोले सर आपकी प्रॉपर्टी में कल को कुछ हो गया, कुछ छत वत गिर गई, हमें चोट लग गई, आपकी प्रॉपर्टी हैवी रिस्की अंडर कंस्ट्रक्शन है जो भी है, तो अगर आपकी प्रॉपर्टी में आपकी गलती की वजह से हमें चोट लगी है, मेरे लेबर को अगर चोट लग गई तो उसका क्या होगा? तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी आपको उसके अंदर लिख के दे देता हूँ कि अगर मेरी गलती से आपको चोट लगी तो उसका कॉम्पनसेशन मैं दूंगा। समझ आए? तो आपने मुझे इंडेमनीफाई किया कि मेरे प्रीमाइसिस में कोई डैमेज नहीं होगा, और मैंने आपको इंडेमनीफाई किया कि आपके वर्कर्स को चोट नहीं लगी। तो ये जो इंडेमनिटी के सामने इंडेमनिटी दी ना, उसके लिए टर्म है काउंटर इंडेमनिटी ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कर्जा, डेट, जो कभी भी आ सकता है, तो इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया। वैसा ये सिर्फ आपको वर्ड समझाने के लिए मैंने एग्जांपल फ्रेम किया। यहाँ पे ये कारपेंटर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बैंकिंग एंटिटीज की बात हो रही है, बट उतना डेप्थ में अभी नहीं जा रहे, सिर्फ मीनिंग लेवल पे रह रहे हैं। काउंटर इंडेमनिटी का मतलब क्या है उतना ध्यान रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एनी लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द गारंटी और इंडेमनिटी। किसी भी टाइप की गारंटी अगर आपने ली है किसी थर्ड पर्सन की कि ये नहीं चुकाएगा तो मैं चुकाऊंगा, तो आपको नहीं लगता आपके ऊपर एक डेट है, तलवार तो लटक रही है ना, कि सामने वाले की गारंटी लेने का मतलब भाई वो डिफॉल्ट कर गया तो मुझे देने पड़ेंगे, तो फिनेंशियल डेट, तो वो बात हो रही है वैसा। चलिए, तो ये फाइनेंशियल डेट वाली डेफिनेशन और क्रेडिटर वाली डेफिनेशन। वैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे डेफिनेशन में ही, पेज नंबर 28, पॉइंट नंबर 16 और 17 देखो। ऑपरेशनल डेट और ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर मतलब वो जिसने ऑपरेशनल डेट दिया है, तो बोले भाई ऑपरेशनल डेट होता क्या है वो समझा दो, तो फिर नेक्स्ट डेफिनेशन में वो समझाया जो मैंने आपको बोला, गुड्स और सर्विसेज का सप्लायर। एक बार लैंग्वेज खुद ही पढ़ लो, अभी देख लो, आपको रिलेट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा टेक्निकल है नहीं, मैंने ऑलरेडी बता दिया। बात समझ आई? ठीक है, तो अपना पॉइंट वही था कि सीआईआरपी प्रोसेस में एप्लीकेशन करने कौन जा सकता है? तीन पार्टीज है। कंपनी खुद जा सकती है कि भाई हमसे हो नहीं रहा है, आप थोड़ा संभाल लो, क्या करना है कुछ आइडिया दे दो। दूसरा, जिनके पैसे फंसे हैं वो जा सकते हैं। पैसे जिनके फंसे हैं वो दो पार्टीज हैं, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल। ऑपरेशनल वाले वो जिन्होंने गुड्स उधार पे दिया था, कैश नहीं दिया था। फाइनेंशियल वाले वो जिन्होंने पैसा दिया था कि भाई उधार पे ले लो, ब्याज दे देना, अब उनको लग रहा है पैसे वापस नहीं आएंगे। इन तीनों में से कोई भी पार्टी ये प्रोसेस इनिशिएट कर सकती है। अब अपने चैप्टर पे वापस आ जाओ, चैप्टर 15 पे डेफिनेशंस का आइडिया आ गया ना, अब सेक्शन प्रॉपरली फ्लो में पढ़ पाएंगे। वैसे पेज नंबर 4 पे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं।
पूरा सेक्शन 6 है आईबीसी कोड का. इट प्रोवाइड्स दैट वेयर एनी कॉर्पोरेट डेटर कमिट्स अ डिफॉल्ट, वही कंपनी जो डिफॉल्ट कर रही है, a financial creditor, operational creditor, or the corporate debtor itself may initiate CIRP in respect of such corporate debtor in the manner provided in the given chapter. ठीक है. अब कंडीशंस क्या है? सबसे पहला तो बोला जो डिफॉल्ट का ट्रिगर पॉइंट है ना, वो रीच होना मैंडेटरी है. ट्रिगर पॉइंट था अपना 1 करोड़ रुपए. ये डिफॉल्ट का अमाउंट अगर 1 करोड़ रुपए टच होता है तो ही सीआईआरपी का रास्ता खुलता है, नहीं तो नहीं खुलता है वैसे. तो ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा, हु में इनिशिएट सीआईआरपी अपन ने देख लिया, रिपीट है. इनिशिएशन का डेट मतलब कब से सीआईआरपी का प्रोसेस इनिशिएट हो गया, जिस दिन ये एप्लीकेंट एनसीएलटी में जाके एप्लीकेशन करके आ जाए, वहां से हम बोल सकते हैं कि शुरुआत हो गई. अब एनसीएलटी आगे का प्रोसेस करेगा. तो आपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया तो आपकी तरफ से आपने सीआईआरपी इनिशिएट कर दिया. अब बाकी का फ्लो में चलता रहेगा. तो दैट इज द इनिशिएशन डेट. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन. चलो अब देखें. नेक्स्ट आ रहा है सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईबीसी कोड. कोशिश करना सेक्शन नंबर याद रहे तो अच्छी बात है. तो आपको जैसे कंपनी लॉ पढ़ते थे वैसे मजा आएगा. तो ये सेक्शन 5 डेफिनेशन है. सेक्शन 6 में उन्होंने बताया कि कौन जाके एप्लीकेशन कर सकता है. अब सेक्शन 7 में बता रहे हैं कि प्रोसेस शुरू कैसे होता है. तो ये मेन सेक्शन है. अब इसमें बोला है कि अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आईबीसी में सीआईआरपी इनिशिएट करते हैं तो उसका प्रोसीजर आपको दिया हुआ है सेक्शन 7 में. ओनली अबाउट फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, टाइटल में ही है, उसको हाईलाइट कर लो. तो यहाँ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की बात नहीं हो रही. रीजन बीइंग उनका सेक्शन आगे आएगा. तो दिस इज इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी स्पेसिफिकली बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड नॉट बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर्स. वो ध्यान रखना. देख लो क्या हो रहा है. अब सबसे पहले आ गया सब सेक्शन 1. उसमें यही बोल दिया कि अगर सेक्शन 7 की बात हो रही है तो एप्लीकेंट कौन होगा, या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर अकेला होगा या उसके साथ और भी होंगे जो मिलके ज्वाइंट एप्लीकेशन कर रहे होंगे. तो एनीथिंग इज पॉसिबल. फिर बोल दिया कि फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर खुद पेपर वर्क नहीं करना चाहता है तो उसके बिहाफ पे उसका कोई एजेंट भी हो सकता है, एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर. तो दोनों में से कुछ भी चलेगा, उसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं. किसके पास जाएंगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, मतलब एनसीएलटी के पास, एप्लीकेशन लेके कि भाई कुछ करो, हमारे पैसे डूब रहे हैं. Next, for the purpose of this subsection, a default includes a default on the financial debt owed not only to the applicant financial creditor, but to any other financial creditor of the corporate debtor. मतलब मेरी कंपनी के बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं. डिफॉल्ट एक के साथ थोड़ी हुआ है, सबके साथ ही हुआ होगा. जब पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, सबके नहीं दे पा रहा हूँ, तो अगर एक भी एप्लीकेशन करने गया तो बाकी सब भी तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो ही गए ना. कहने का मतलब वो है. तो जो मैटर चलेगा वो सिर्फ एक क्रेडिटर के रिस्पेक्ट में नहीं चलेगा. फिर जब एनसीएलटी फैसला करेगा तो सबका फैसला करेगा. ये वैसी बात हो गई. ये तो बोले सबको आके अलग से कंप्लेंट करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है. या तो ज्वाइंट एप्लीकेशन कर दो, या फिर जो एक के लिए फैसला होगा सबके लिए होगा. अंडरस्टूड सी बात है. तो ये नहीं भी बोलते तो कॉमन सेंस वाली चीज थी वैसा. चलो आगे बढ़ते हैं. अब जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई ना फाइनेंशियल डेट की, अभी जो चैप्टर 14 में आपने देखी, वो देखो यहाँ पे लिखी है. ये जो इमेज दिख रही है ना, उसमें वही पॉइंट्स लिखे हैं. वो सेम आंसर है लेकिन उसको थोड़ा सा इमेज में पॉइंट वाइज लिख दिया. तो आपको चैप्टर 14 पे जाकर नहीं देखना हो तो यहाँ से भी ऑप्शन है. वैसा सेम ही पॉइंट लिखा है, कोई फर्क नहीं. उसके बाद आ रहा है प्रोविजो. सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 का पहला प्रोविजो. पहला प्रोविजो ये बोल रहा है कि अगर सीआईआरपी इनिशिएट करने का एप्लीकेशन करना हो तो यहाँ पे ज्वाइंट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी. ये अपना ना कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर वाला पॉइंट है. मैं आपको इसको रेफरेंस देता हूँ कैसा पॉइंट है. अपन ने कंपनी लॉ में वो सेक्शन 241 244 वो सब पढ़ा था. तो उसमें आपको ध्यान है कि एक अकेला जाएगा तो कोई सुनेगा नहीं. तो 100 और 1/10 वो पॉइंट याद एग्जैक्टली वही है. देख लो यहाँ पे सेम चीज बोलिए. एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग सीआईआरपी अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर शैल बी फाइल्ड जॉइंटली बाय नॉट लेस देन 100 of such creditors in the same category or not less than 10% of the total number of such creditors in the same class whichever is less. Similar limit है 100 और 1/10. यहाँ बोल दिया 100 और 10% whichever is less. If the financial creditors belong to section 21 subsection 6 capital A clause A and clause B, if करके एक नेसेसरी कंडीशन लगा दी कि अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ये दो क्लॉजेस को बिलोंग करते हैं तो वहां पे 100 मेंबर्स या 10% ऑफ द क्रेडिटर्स का क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा. अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वो सेक्शन में कवर नहीं होते तो ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा. समझ आए? तो दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल क्राइटेरिया, थोड़ा डिटेलिंग वाली बात है. सेक्शन 21 सबसेक्शन 6 कैपिटल ए, उसके दो क्लॉजेज है नीचे दे रखे हैं, ए और बी. वो दो क्लॉजेज में अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कवर होते हैं दोनों में से किसी में भी, तो फिर वहां पे उनके लिए 100 क्रेडिटर्स या 10% ऑफ द टोटल क्रेडिटर्स की लिमिट एप्लीकेबल है. मतलब कम से कम इतने लोग जाएंगे ना तो ही बात सुनी जाएगी. लेकिन अगर वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ये क्लॉज में कवर नहीं होते
तो फिर ये 100 वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है, मतलब अकेला जाएगा तो भी सुनेंगे। बात समझ आई? वैसे दो कैटेगरी बोला है, आगे बढ़ते जाएंगे तो क्लैरिटी आएगी। अब बोल रहे हैं ये 21(6)(a) में है कौन, कौन है क्लॉज ए और बी में, वो बता दो। तो पहला क्लॉज ए पढ़ो, उसमें ऐसा बोला हुआ है कि अगर फाइनेंशियल डेट देने वाले क्रेडिटर्स जिन्होंने आपको पैसा दिया है उनको सामने सिक्योरिटीज मिली है या फिर वो डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स मिले हैं, बॉन्ड्स होंगे, डिबेंचर्स होंगे, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स होंगे, उस टाइप का फाइनेंशियल क्रेडिट है, तो वो क्लॉज ए में कवर होते हैं। और वहां पे ना वो ट्रस्टी वाला सिस्टम भी पहले से फाइनल किया गया। आपको कंपनी लॉ में याद आ रहा हो डिबेंचर ट्रस्टी, कुछ याद है क्या कंसेप्ट था? तो डिबेंचर्स के फॉर्म में पैसा उधार दिया है तो उनका एक केयर टेकर अपॉइंट कर दो जो उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखेगा। अपन ने देखा था 500 से ज्यादा डिबेंचर्स अगर आप ऑफर कर रहे हो या 500 से ज्यादा लोगों को, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ट्रस्टी कंपलसरी अपॉइंट करके थे। वो स्टोरी याद है? एग्जैक्टली वही स्टोरी यहाँ पे बोली है, सेम पॉइंट चल रहा है। देखो रीड करता हूँ, आइडिया आएगा। वेयर अ फाइनेंशियल डेट इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज और डिपॉजिट्स and the terms of the financial debt provide for appointment of a trustee or agent to act as an authorized representative for all the financial creditors। समझ आए? तो अगर ये कैटेगरी है तो फिर उस सिचुएशन में कम से कम 100 क्रेडिटर्स या 10% ऑफ द क्रेडिटर्स होने चाहिए जो सीआईआरपी में जाएंगे। फिजिकली या लिटरली जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका कंसेंट होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव तो अपना एजेंट ही होगा, ये ट्रस्टी होगा, लेकिन साइन उतने लोगों के होने चाहिए कि हाँ भाई सीआईआरपी में जाना है, तो काम हो जाएगा वैसा। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्लॉज बी देख लो, where the financial debt is owed to a class of creditors exceeding the number as may be specified but do not fall in clause A or section 21 subsection 6। क्लॉज ए तो ऊपर आ गया तो वापस रिपीट तो करेंगे नहीं, इसलिए उनको मना किया। दूसरे कौन है? सेक्शन 21 सबसेक्शन 6 में भी बिलोंग नहीं करने चाहिए। अब उसमें आते कौन है? वहां पे बोला द टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल डेट एक्सटेंडेड एज अ पार्ट ऑफ कंसोर्टियम अरेंजमेंट और सिंडिकेटेड फैसिलिटी। ये वर्ड हाईलाइट कर लेना, थोड़ा टिपिकल है, धीरे धीरे क्लियर होगा, अभी हैवी लग रहा होगा मुझे पता है। कंसोर्टियम अरेंजमेंट, सिंडिकेटेड फैसिलिटी, ये मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या है। आप जब लोन लेने जाते हो, ये टर्म कहीं ना कहीं तो आया होगा एग्जीक्यूटिव में, सिंडिकेटेड बोरोइंग, मुझे ध्यान भी है, मैंने एसबीआई के कंपनी लॉ में कहीं पढ़ाया हुआ है। सिंडिकेटेड बोरोइंग में ऐसा होता है कि जो लोन आप मांगते हो ना बहुत बड़े अमाउंट का होता है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि यार अदानी वाला चला गया एसबीआई में, बोला मुझे चाहिए 5,000 करोड़ का लोन। अब एसबीआई वाला डर रहा है, हाँ दो तीन बैंक मिलकर लोन प्रोवाइड करते हैं, याद आ गया वही पॉइंट है। तो भाई एसबीआई वाला बोल रहा है कि मैं अकेले 5,000 करोड़ नहीं दे सकता, आपकी कंपनी डूब गई तो मेरा पूरा नुकसान हो जाएगा। एसबीआई वाले ने पंजाब नेशनल बैंक को फोन किया, बीओबी को पूछा, यस बैंक को पूछा, आईसीआईसीआई को पूछा, बोले देख 5,000 करोड़ का क्लाइंट आया है, तुम लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट करना है तो बताओ। पीएनबी वाला बोला 1,000 करोड़ मैं दे सकता हूँ, बीओबी वाला बोला 500 करोड़ मैं दे सकता हूँ, आईसीआईसीआई बोली 1,000 करोड़ हम भी दे सकते हैं। बोले चलो बांट लेते हैं। तो जो क्लाइंट आया है ना उसको हम 4-5 बैंक मिलके पैसा दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सिंडिकेटेड बोरोइंग। तो सिंडिकेट का मतलब ग्रुप, कंसोर्टियम का मतलब भी होता है ग्रुप, वैसा ठीक है। तो जहां पे कंसोर्टियम अरेंजमेंट है या सिंडिकेटेड फैसिलिटी है, उसकी बात अगर उस फॉर्म में कोई फाइनेंशियल डेट रेज किया गया हो तो वो पॉइंट लिखा गया है सेक्शन 21 के सबसेक्शन 6 में। अच्छा उसमें करेक्शन भी है, जो वहां पे लिखा है ना फैसिलिटी डू नॉट प्रोवाइड, वो डू नॉट वर्ड नहीं आएगा, वो रॉन्ग है एक्चुअली, वो डू नॉट को कट कर दो, प्रोवाइड आएगा। ये मैं अभी वो उसमें एक्ट में चेक कर रहा था ना, तो मैंने देखा कि उसमें मिस्टेक है, मैं आपको बता भी देता हूँ। हाँ डू नॉट वर्ड को कट कर देना, वो रॉन्ग है एक्चुअली। देखिए सेंटेंस आपके सामने, सेम पॉइंट है, वेयर द टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल डेट एक्सटेंडेड एज अ पार्ट ऑफ द कंसोर्टियम अग्रीमेंट और अरेंजमेंट और सिंडिकेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड फॉर अ सिंगल ट्रस्टी और एजेंट टू एक्ट फॉर ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर। सेम बात होगी कि इनके बिहाफ पे भी एक सिंगल ट्रस्टी होगा, जैसे डिबेंचर का ट्रस्टी था, यहाँ पे भी ट्रस्टी होगा। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डू नॉट प्रोवाइड। यहाँ पे क्या बोला है? प्रोवाइड फॉर। तो वो एक्चुअली टाइपिंग एरर है, कुछ मिस्टेक है, या तो मॉड्यूल में प्रिंटिंग एरर होगा, वहां से आया है। तो डू नॉट वर्ड को आप कट कर देना, ये प्रूफ आपके सामने सेक्शन में क्या लिखा हुआ है वैसा, ठीक है। तो बोला या तो आप सिक्योरिटी या डिपॉजिट्स के फॉर्म में आपने डेट दिया हुआ है या फिर अदरवाइज आपने डेट दिया हुआ है, और उस केस में आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, ट्रस्टी है, तो ट्रस्टी आपके बिहाफ पे एक्ट कर सकता है।
बट आप कम से कम 100 या 10% क्रेडिटर्स का कंसेंट होना चाहिए। तो आप सब लोगों ने साइन करके उसको दे दिया ना कि हाँ भाई CIRP में जाओ, तो कंडीशन फुलफिल, उससे ऊपर कुछ नहीं सोचना है वैसा। तो ये समझा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को ना बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने नेक्स्ट पेज पे एक वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूरा दे रखा है। उसमें आप देखोगे तो भी बात क्लियर हो जाएगी। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या तो खुद से या जॉइंटली जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा, उनके बिहाफ पे कोई और पर्सन भी जाके एप्लीकेशन कर सकता है। तीसरा, अगर फाइनेंशियल डेट जो है वो सिक्योरिटीज या डिपॉजिट्स के फॉर्म में हो, या फिर बी पॉइंट में जो बोला था ओड बाई डिफरेंट क्लास ऑफ क्रेडिटर्स एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड नंबर, तो इनके केस में ये 100 या 1/10 वाली या 10% वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी। तो फ्लो चार्ट में पूरा समझा दिया। और लास्ट पॉइंट में वो रियल एस्टेट वाली बात रिपीट कर दी कि अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वो है जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अलॉटीज हैं, तो वो लोग भी जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन उनमें भी 100 मेंबर्स और 10% वाला क्राइटेरिया सेम तरीके से अप्लाई होगा। तो कंडीशन बहुत सिंपल है, थोड़ा सेक्शंस में से घुमा घुमा के आपको लेके आए, बट बात वही बोली है 100 या 10% वाली, उससे ज्यादा नहीं। इनके अलावा और कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अगर हो जो इस कैटेगरी में नहीं आते, तो उनमें वो 100 वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा। कम लोग होंगे तो भी चलेगा, बट इन सारे केसेस में जो है वहां पे एप्लीकेबिलिटी रहेगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सब सेक्शन 2 अब और सिंपल होता जाएगा, पॉइंट इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं है। सब सेक्शन 2 इसके नीचे, ये इमेज के नीचे, एप्लीकेशन टू बी मेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद प्रिस्क्राइब फीस, वो तो आपको पता ही है। एक फॉर्म नंबर होगा, एक फीस का अमाउंट होगा, ये फॉर्म भर देना, इतने पैसे भर देना, काम हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। फॉर्म नंबर है फॉर्म नंबर 1, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ लैंग्वेज पे नहीं जाना है। ठीक है, तो फॉर्म नंबर 1 भरना पड़ेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो साथ में अटैच करके देने पड़ेंगे, और फीस पे करनी पड़ेगी। फीस का अमाउंट भी यहाँ पे कोट कर रखा है, नीचे देख लो, 25,000 रुपीज पे करना है एज अ प्रिस्क्राइब फीस। और MCA के फेवर में आपको ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा या ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, एंड देन आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। और जब एप्लीकेशन करेंगे तो साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स तो देने पड़ेंगे ना, ऐसे खाली फॉर्म भर दिया क्या समझ आएगा क्या हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नीचे सबसेक्शन 3 में दे रखी है। सबसे पहला पॉइंट उसमें देख लो क्या है। The financial creditor shall, along with the application, furnish record of the default recorded with the information utility or such other record or evidence of the default। प्रूफ तो दो कि भाई डिफॉल्ट हुआ है, मानेंगे कैसे? आपके एप्लीकेशन को ही तो एनालाइज करना है उनको। तो जो भी आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के बेसिस पे या अपने बेसिस पे आपको प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। नेम ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो आपका प्रोफेशनल कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन ये सारा लीगली मैटर हैंडल करेगा, ऑफिसर। तो मैंने आपको बताया था 2 नाम यूज होते हैं, एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और दूसरा इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंटरिम वाला कौन, जो इनिशियल बेसिस पे अपॉइंट हुआ, बाद में वही कंटिन्यू करेगा या कोई और करेगा वो देखेंगे। तो अभी जो अपॉइंट हुआ उसको बोलेंगे इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो उसका नाम दे दो तो भाई किसको आपने नॉमिनेट किया, एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। अब ये इंटरिम और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अलग अलग क्यों हो सकते हैं, या इसको टेम्पररी क्यों अपॉइंट किया, वो भी समझ लो, कॉमन सेंस वाली बात है। अभी ऐसा है कि कुछ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स गए हैं NCLT में कंप्लेंट लेके, कोई 10% या 100 लोग, ठीक है। तो उनको जो ऑफिसर सही लगा ना, उन्होंने एक बार उसको हायर कर लिया कि भाई बाकी का पेपर वर्क आप देख लेना, एप्लीकेशन आप कर दो हमारे बिहाफ पे। तो अभी जिन लोगों ने इसको अपॉइंट किया ना, वो पूरे ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा है। टोटल क्रेडिटर्स का सिर्फ 10% या 100 लोग, इन लोगों ने मिलके एक ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया, सपोज मुझे अपॉइंट कर दिया, और आप लोग सब ट्रिब्यूनल में मेरे बिहाफ पे या मेरे थ्रू चले गए। अब ट्रिब्यूनल में जब हम जाते हैं तो ट्रिब्यूनल आगे क्या करता है, सारे क्रेडिटर्स को बुलाता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि 10% लोग आएंगे, सबकी मीटिंग अरेंज करता है। उसमें से बनती है कमिटी, बोलते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। अब कमिटी में क्या, सारे क्रेडिटर्स होते हैं, सिर्फ आप 10% लोग नहीं, बाकी के 90% भी होंगे। नाउ ऑल ऑफ यू डिसाइड टुगेदर कि मेरे साथ ही कंटिन्यू करना है या किसी और को अपॉइंट करना है। तो क्या पता बाकी लोग मुझसे अग्री ना करें, बोले नहीं इसको नहीं, किसी और को अपॉइंट करो। तो इसलिए मुझे पहले इंटरिम का नाम दिया गया, क्योंकि आप सब थोड़े से लोगों ने मुझे अपॉइंट किया। अब जब बाकी लोग मिले, सब साथ में आए और सबने अग्री किया कि नहीं नहीं इसको कंटिन्यू करवाओ ना, ये कर लेगा काम, कोई टेंशन नहीं है, उसका रिजोल्यूशन आप सबने पास कर दिया, तो वो इंटरिम से बन गया फुल टाइम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो इंटरिम वर्ड आगे से हट गया। ये बेसिक स्टोरी है जो आगे आने वाली, तो अभी से क्लियर कर रहा हूँ कि माइंड में रहे क्या हो रहा है। बाकी फिर नीचे तो रेफरेंस दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स का, तो वो रीडिंग वाला पार्ट है, उसको छोड़ दो, मेन डॉक्यूमेंट्स में यही पॉइंट है। उसके बाद आ रहा है टाइम फ्रेम। सेक्शन 7 का सबसेक्शन 4, टाइम लिमिट से और कुछ भी नहीं है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 प्रोवाइड्स फॉर द टाइमलाइन फॉर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी
तो आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ध्यान रखना है, काम फटाफट होना चाहिए। ऐसा नहीं एनसीएलटी में मैटर डाला अभी एप्लीकेशन का जवाब कुछ महीने बाद आएगा, वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बोला है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल विद इन 14 days of the receipt of application ascertain the existence of a default from the records of an information utility or on the basis of other evidences। तो 14 दिन के अंदर उनको ये असर्टेन कर लेना पड़ेगा कि क्या डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और ये असर्टेनमेंट वो किसके बेसिस पे करेंगे, जो उनके पास डेटा अवेलेबल है। डेटा उनको या तो यूटिलिटी के डेटाबेस में से मिलेगा या आपने जो एविडेंसेस दिए होंगे उसमें से मिलेगा, तो उसके बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हैं। प्रोवाइडेड इफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज नॉट असर्टेन्ड द एक्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट एंड पास्ड एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 5 विद इन सच टाइम इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजंस इन राइटिंग फॉर द सेम। 14 दिन हो गए, ट्रिब्यूनल ने कोई जवाब नहीं दिया कि भाई डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। और ट्रिब्यूनल इज ऑल्सो आंसरेबल, राइटिंग में रीजन देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, कि भाई आपको टाइम नहीं मिला या आपको कोई प्रूफ नहीं मिला या आपको और टाइम चाहिए, वट एवर इट इज, आपको रीजन राइटिंग में देना पड़ेगा। तो ट्रिब्यूनल पे थोड़ा प्रेशर है यहाँ पे। डिसीजन क्राइटेरियन फॉर द अथॉरिटीज वेदर डिफॉल्ट एग्जिस्ट और नॉट, वही है, उनको यही डिसीजन देना है कि डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर कोई डिसीजन नहीं आया तो यही मान लेंगे ना कि डिफॉल्ट हुआ ही नहीं होगा, तभी तो एनसीएलटी को कुछ मिला नहीं। तो अब राइटिंग में रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो केस हुआ सुरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस जगीलाल जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स। मैंने ना इसमें केसेस के नाम में ना वो ईयर और वो सब थोड़ा बहुत हटा दिया है, वो बहुत लेंदी हो जाता है, अननेसेसरी जगह रोकता है और थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। केस के नाम भी वैसे तो वर्ड टू वर्ड याद करने नहीं है, तो सिर्फ रेफरेंस के लिए रखा हुआ है। तो कहीं कहीं मैंने ईयर्स हटा दिए, उसका कुछ काम नहीं, बट जो भी केसेस है वो लेटेस्ट है, उस हिसाब से रखे हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे ये बोला कि जो 14 दिन का टाइम है ना, ये डायरेक्टरी है और मैंडेटरी नहीं है। क्या फर्क है दोनों में? ज्यादा भी लग सकता है। डायरेक्टरी का मतलब डायरेक्शंस दिए कि भाई 14 दिन में काम कर देना, मैंडेटरी नहीं है, मतलब 14 दिन से ज्यादा भी लग सकते हैं। तो ऐसा देखो, ऐसी लिबर्टी देनी पड़ती है। एनसीईआरटी बड़ी अथॉरिटी है, बहुत काम है उनके पास भी। 14 दिन का अगर 21 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, तो आप इतना ब्लेम नहीं कर सकते उनको, एकदम टाइम टू टाइम चलना है। वैसे तो बहुत छोटी टाइम लिमिट है, 14 डेज पर कुछ भी नहीं है। इतना प्रायोरिटी पे ले रहे होंगे मैटर, तब जाके 14 डेज में खत्म हो रहा है। तो थोड़ा बहुत टाइम बढ़ गया तो इट शुड बी ओके। सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिसीजन दिया। तो ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन बात बड़ी है, डायरेक्टरी पॉइंट है 14 डेज वाला। नेक्स्ट, एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। सबसेक्शन 7 में स्टोरी आगे बढ़ रही है। जब एनसीएलटी सेटिस्फाइड है दैट द डिफॉल्ट हैज अकर्ड एंड द एप्लीकेशन इज कंप्लीट, there is no disciplinary proceeding pending against the proposed resolution professional, it may by order admit such application। 14 दिन तो उन्होंने सोचने में लगाए, ये रिकग्नाइज करने में लगाए कि डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब वो फैसला सुना रहे हैं कि हाँ डिफॉल्ट हुआ है, हमने देख लिया। दूसरा, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आया हमारे पास इंटरिम वाला प्रेजेंटेशन देने, हमने उसका भी बैकग्राउंड चेक किया, उसके खिलाफ कोई पेंडिंग केसेस नहीं है। वो जो प्रोफेशनल आया ना, वो भी क्वालिफाइड है कि वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। तो अब हम केस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इसके ऊपर आगे की इन्वेस्टिगेशन या जो भी है उस प्रोसेस शुरू होगा। दूसरा पॉइंट में, और में ऑप्शन क्या है, डिफॉल्ट हैज नॉट अकर्ड, ये पॉइंट हो सकता है। या दूसरा पॉइंट हो सकता है आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, पेपर वर्क ठीक से नहीं किया, ये प्रॉब्लम आ सकता है। तीसरा, आपका जो प्रोफेशनल है उसके खुद के खिलाफ केस चल रहा है। आपका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी का खुद का केस चल रहा है आईसीएसआई की कमिटी में कि उसके ऊपर अनएथिकल प्रैक्टिसेस का चार्ज लगा हुआ है। तो फिर इन बेसिस पे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो भाई जो जा रहा है रिप्रेजेंटेशन करने, यार उसका तो ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए ना। उसके खुद के ऊपर केस चल रहा है तो कैसे काम चलेगा। तो ट्रिब्यूनल फिर उस केस में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। तो तीन रीजन है, या तो डिफॉल्ट हुआ नहीं है, या तो एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, या आपका प्रोफेशनल जो है उसके खुद के ऊपर चार्जेस है। तो इस बेसिस पे रिजेक्शन आ सकता है। प्रोवाइडेड में क्या बोला, द अथॉरिटी शैल बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन अंडर क्लॉज बी, सेकंड वाला पॉइंट जो अपन ने देखा, गिव अ नोटिस टू द एप्लीकेंट टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट इन हिज एप्लीकेशन विद इन 7 days ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस। देखो एप्लीकेशन अगर इनकम्प्लीट है तो ये कोई बहुत बड़ा क्राइम थोड़ी ना है। अगर डिफॉल्ट ही नहीं है तो रिजेक्ट ही करना है। प्रोफेशनल खुद ऑफेंस में आ रहा है तो रिजेक्ट ही करना है। बट एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, मतलब पेपर वर्क में कुछ गलती हो गई है, तो उसको इन्फॉर्म तो कर दो एक बार। एनसीएलटी के तौर पे आप उसको बता दो कि भैया आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, अगर कंप्लीट करके लाते हो तो आपका केस एक्सेप्ट हो सकता है। इतने छोटे से ग्राउंड पर सीधा रिजेक्ट कर देना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक सेकंड चांस मिलेगा, एक नोटिस आएगा उनकी तरफ से ट्रिब्यूनल से कि भाई 7 days में आप ये मिस्टेक अगर रेक्टिफाई करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर देते हो तो आपकी बात सुनी जाएगी, नहीं करोगे तो दिस विल लीड टू रिजेक्शन। बात खत्म। तो ये एक प्रोविजो में एक्सेप्शन दे दिया। नेक्स्ट, सबसेक्शन 6 सिंपली ये बोल रहा है कि इंसॉल्वेंसी की जो सीआईआरपी प्रोसेस है ये शुरू कब से होगा, जिस दिन ट्रिब्यूनल आपका केस एक्सेप्ट कर लेगी उस दिन से प्रोसीजर स्टार्ट होगी, सिंपल।
आगे की टाइमलाइन क्या है वो सब सेक्शन 7 में बताई। बोला कि अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है कि आपने केस एडमिट कर दिया है तो इसका इंटीमेशन आएगा आपके पास, और ये इंटीमेशन कितने दिन में आना चाहिए? 7 डेज। 14 दिन तो उन्होंने ढूंढने में लगाया डिफॉल्ट है कि नहीं, अब डिफॉल्ट मिल गया तो बोला एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, तो इसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा नेक्स्ट 7 डेज में। तो आपका टोटल वेटिंग टाइम 21 डेज से ज्यादा नहीं होगा, 14 + 7 मैक्सिमम उतना ही जा सकता है। 21 दिन में जवाब तो आ ही जाएगा आपके पास। क्रेडिटर को भी इन्फॉर्म करेंगे और कॉर्पोरेट डेटर को भी इन्फॉर्म करेंगे। अगर रिजेक्शन हुआ है तो भी सेम 7 डेज में वो भी बताना पड़ेगा। तो टाइमलाइन फिक्स कर दी। बोलो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है तो क्लियर है? तो ये आपका पूरा सेक्शन 7 जो है वो कंप्लीट हुआ स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और वो जो बीच में फॉर्म 1 नहीं आया था, है ना, फॉर्म 1, उसको यहाँ पे बॉक्स में इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है कि उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या डिटेल्स देनी होती है। तो कल है ना फॉर्म 1 अपन यहाँ पे देख भी लेंगे, ऑनलाइन अवेलेबल होता है, तो पीडीएफ में एक बार देख लेंगे तो आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या चीज है, थोड़ा याद रहेगा और कुछ नहीं। और इसके बाद ना प्रैक्टिकल केस लॉस दे रखे हैं वैसा है। और फिर आएगा नया टॉपिक ऑपरेशनल क्रेडिटर वाला। तो आज मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ इसको, क्योंकि एक पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब फॉर्म है, केसेस है, और फिर नया टॉपिक है, तो वो कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो सब कुछ एक साथ पढ़ने जाएंगे, थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा, आराम से पढ़ेंगे। कुछ पूछना हो आपको, कोई क्वेरी यहाँ तक किसी पॉइंट में कुछ नहीं समझ आया? कौन सा? वो नॉलेज के लिए बता दूंगा, बाकी ऐसे एग्जाम के लिए लर्निंग वाला पार्ट नहीं है, बट थोड़ा डिस्कस कर लेंगे ना, और क्या। डिटेल में जाते हैं ना, डिस्कशन जितना किया होता है याद जाता है, और कुछ नहीं है। बाकी फॉर्म 1 ऐसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इज अ डिफरेंट एंटिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है अपनी वो यहाँ पे एनसीएलटी है। अब उन्होंने बोला है तो फिर वो लोग डीआरटी को केस फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो खुद कंस्टिट्यूट करना नेसेसरी नहीं, उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि वो डेट रिकवरी के लिए ट्रिब्यूनल अलग से बनी हुई होती है वैसा। तो ये वो अथॉरिटी इन्होंने बोला ऐसा कुछ स्पेसिफिक कहाँ पे पॉइंट है बताओ ना, तो मैं उसके बेसिस पे। अच्छा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वाले में तो कौन से वो डेफिनेशन में बोला है? बताओ ना पॉइंट। ये अपने 14 वाले चैप्टर में। हाँ हाँ, तो किस कंटेक्स्ट में पूछ रहे हो वो देख लो ना, तो आइडिया आ जाएगा मुझे। ओके, हाँ वो सही है। अपने जो यहाँ बात कर रहे हैं अपन कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो कंपनी वाले केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज एनसीएलटी। लेकिन वहां पे उसमें बोला हुआ है कि अगर मैटर इंसॉल्वेंसी का इंडिविजुअल्स या पार्टनरशिप्स का है तो उसके लिए आपको एनसीएलटी में नहीं जाना है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाना है, क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल नाम से भी पता चल रहा है कंपनी लॉ के लिए, और इंडिविजुअल और पार्टनरशिप पे कंपनीज एक्ट नहीं लगता, तो वहाँ पे डीआरटी अलग अथॉरिटी वहां पे जाना है। तो अथॉरिटी भी डिफरेंट हो गई, हाँ, अथॉरिटी अलग हो गई। बाबू